हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी ये जो क्लास है ये है 17 तारीख के उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका 17 तारीख को यूकेएसएससी के अंतर्गत ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है और पटवारी लेखपाल का, उसके लिए एक महत्वपूर्ण हमारी ये क्लास रहने वाली है दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करेंगे। साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही जो भी हमारे साथी हैं वो ज़रूर इस वीडियो को उन सभी 17 तारीख के अभ्यर्थियों को ज़रूर शेयर कर दें। जो भी आपके परिचित हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसलिए उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी की ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। और दूसरा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियोति कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी की ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहा जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसको वियुति कहा जाता है। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएगा कि इन दोनों में कौन सा कथन सही है। तो इस आधार पर देखा जाए तो युति और वियुति का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी की ओर होते हैं तो उसको युति कहते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसको वियुति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके लिए ऑप्शन है 1993, 1991, 1990 या 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा संसद की यह शक्ति है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये शक्ति दिया गया है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 221 और अनुच्छेद 231। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 231 के अंतर्गत दोस्तों ये शक्ति दी गई है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टालमी थे, टालमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा है? तो अशोक ने कौन सा अपना शिलालेख है जिसके अंतर्गत उन्होंने यह मिस्र के राजा टालमी को अपने ही समकालीन माना है? तो ऑप्शन है 10वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख या 13वें शिलालेख में। तो दोस्तों जो टालमी द्वितीय को अपना समकालीन माना है मिस्र के टालमी को अशोक ने, तो वो कब माना है? 13वें शिलालेख के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों विंडोज 7 से है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित है। विंडोज 7 में एक बेसिक MBR जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, उस डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों जो विंडोज 7 है इसमें बेसिक MBR के डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? जैसे ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों इसके अंदर कितने बनाए जा सकते हैं? तो इसमें बनाए जा सकते हैं टोटल यहाँ पर 4 बनाए जा सकते हैं। कितने? अधिकतम 4 जो है प्राइमरी पार्टीशन इसके अंतर्गत बनाए जा सकते हैं विंडोज 7 के बेसिक MBR के डिस्क पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो 4 होते हैं दोस्तों प्राइमरी पार्टीशन के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई भी विधेयक पास हो रहा हो और उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो इस गतिरोध को कम करने के लिए एक संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है दोस्तों।
तो उसको आहूत करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या लोकसभा उपाध्यक्ष। तो ये जो अधिकार प्राप्त है दोस्तों उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है, जो सदन के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत जो गतिरोध उत्पन्न होता है उसे तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन कर सकते हैं। तो ये अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? तो भारत ने जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया थी, इकोनॉमिक जो इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस शुरू किया था भारत ने, वो कब किया था? तो 1991, जून 91 या मई 91 या जून 1990 या जुलाई 91। तो दोस्तों ये जो कार्य किया गया था ये किया गया था जुलाई में। जुलाई 1991 में दोस्तों ये कार्य किया गया था। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जो है भारत ने लागू किया था जुलाई 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये परिकल्पनाएं दी गई हैं और ये जो है किससे संबंधित है, इस पर हमें चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है, एक तो ज्वारी परिकल्पना दी है, ग्रहाणु परिकल्पना दी है, इसके अलावा जो आपका द्वैतारक परिकल्पना दी है और निहारिका परिकल्पना दी है। तो जो चैम्बरलिन से संबंधित है, जो आपका ये ज्वारीय परिकल्पना है दोस्तों, ठीक है, सॉरी, जो ग्रहाणु परिकल्पना है ये है दोस्तों किससे? चैम्बरलिन से संबंधित है। किससे? चैम्बरलिन। ठीक है, चैम्बरलिन से संबंधित है ग्रहाणु परिकल्पना। और जो ज्वारीय परिकल्पना है दोस्तों ये किससे संबंधित है? यह है जेम्स जीन्स से। किससे? जेम्स जीन्स से संबंधित है। इसके अलावा द्वैतारक परिकल्पना दोस्तों किससे संबंधित है? द्वैतारक परिकल्पना है रसेल से। और साथ ही निहारिका परिकल्पना जो है यह है किससे? लाप्लास से। किससे संबंधित है ये लाप्लास से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ज्वारीय परिकल्पना ये आपका जेम्स जीन्स से संबंधित है और साथ ही ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो चैम्बरलिन से संबंधित है। जो द्वैतारक परिकल्पना है दोस्तों वो है आपकी रसेल से और निहारिका परिकल्पना किससे है? लाप्लास से। ठीक है, तो ये परिकल्पनाओं को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूछने यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कथन 1 है, नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तौर पर जानी जाती है। 18 से 65 वर्ष के लिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नई रोशनी जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए है ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए? तो ये 18 से 65 वर्ष तक के लिए होती है दोस्तों, इसको एक तो नोट करेंगे। और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत आती है, ये राज्य की नहीं होती, केंद्रीय क्षेत्र योजना होती है। तो इसके अंतर्गत जो है एक तो ये एक योजना है, दूसरा इसमें कहा गया है दोस्तों कि इस योजना में अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन क्या है, ये बताना है। तो इसमें अगर देखें दोस्तों तो एक तो नई रोशनी योजना जो है 18 से 65 वर्ष के लिए ही होती है, ये अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसको पीएम विकास योजना के तौर पे इसको लिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन भी और दूसरा कथन भी दोनों सही है। तो इस आधार पर हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है इसका दोस्तों, वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने 1 और 2 कथन दोनों सही बताया है। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो भारत के अंदर जो खरोष्टी लिपि है दोस्तों, इसके प्रचलन को लेकर भारत के आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? जैसे यहाँ पर मैसिडोनियम आक्रमण है, उसके अलावा पारसी आक्रमण है, शक आक्रमण है और कुषाण आक्रमण है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है ये बताना है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका पारसी आक्रमण। ठीक है,
तो भारत में जो खरोष्टी लिपि का प्रचलन है वो किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? वो था दोस्तों पारसी आक्रमण का। ठीक है, तो पारसी आक्रमण के द्वारा यहाँ पर जो है शक्ति भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था खरोष्टी लिपि का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 17 तारीख के एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर इनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो पेपर है ये 2025 में आया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, इनको बिल्कुल स्किप ना करें, इसीलिए आपको ये क्लास कराई जा रही है। फाइनल प्रैक्टिस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो लगातार इन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो मदरबोर्ड कारक कौन सा है जो आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? ऑप्शन है आपका मिनी ITX या मानक ATX या माइक्रो ATX या आपका DTX। तो दोस्तों जो इसमें सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है वो कौन सा है? वो होता है मानक ATX। मानक ATX दोस्तों ये मदरबोर्ड कारक है और आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। नाम क्या है? मानक ATX। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है रासायनिक खादों और कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। दूसरा है निम्न मूल्य निम्न उत्पादन। तीसरा है निम्न उत्पादक बीजों का उपयोग करना और चौथा है फसल चक्रण नहीं। तो दोस्तों अगर हम पारिस्थितिक कृषि की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो बहुत आसान सा है। ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी कृषि जो होती है उसके अंतर्गत क्या होता है? रासायनिक खादों और कीटनाशकों के स्थान पर क्या किया जाता है? जैविक खाद और जैव कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक खादों और कीटनाशकों को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है और इसमें जैव खाद और जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी कृषि। तो ये इसका मेन एम रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की मुख्य मूर्ति पर के शिल्पकार रहे हैं? तो जो रामलला की मूर्ति बनाई गई थी वो किन किन शिल्पकार के द्वारा बनाई गई थी? जो प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहता है दोस्तों, ये आपका ऑब्वियसली पिछले 1-1.5 साल से जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को भी इसका पता होना चाहिए। तो ये इसके जो ऑप्शन है दोस्तों आपको अरुण योगीराज, बी वशवन्ना और जामिनी रॉय या राम किंकर बैच। तो दोस्तों जो प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति के शिल्पकार रहे हैं वो रहे अरुण योगीराज। ठीक है, तो योगी से आप याद रख सकते हैं कि योगीराज जो हैं अरुण योगीराज इसके शिल्पकार के तौर पे जाने जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है अभी, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दी गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर आपको सीधे सीधे सही उत्तर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आपका सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पर दिया गया है, तो इन्होंने सूची 1 में दिया है स्वदेश मित्र, बंगाली सुधारक और इंडियन मिरर। ठीक है, और जो सूची 2 दिया गया है इन्होंने ग्रुप 2 दिया गया है, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी है और गोपाल गणेश अगरकर है और NN सेन है और जी सुब्रमण्य अय्यर है। तो अगर हम इसका सही से आंसर बताएं तो दोस्तों आपका क्या है कि इसमें जो आपका स्वदेश मित्र हैं, स्वदेश मित्र के तौर पर जाने जाते हैं अय्यर, जी सुब्रमण्य अय्यर। कौन? जी सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, जी सुब्रमण्य अय्यर नोट कर लिया होगा आपने। और जो बंगाली है दोस्तों, बंगाली कौन है? बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली हैं।
और सुधारक के तौर पर जो जाने जाते हैं दोस्तों वह हैं गोपाल गणेश अगरकर, इनको सुधारक के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इंडियन मिरर के जो रूप में जाने जाते हैं वह हैं एन सेन। कौन है? एन सेन। ठीक है, तो एन सेन जो है जो इंडियन मिरर के तौर पे जाने जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हमने पढ़ा था, अब यहाँ पर भारत के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है और उसके हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए थे? तो 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1977 या 2 अक्टूबर 1991। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इनके कथनों को पढ़ें। जैसे प्लेटो के विकास, प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ठीक है, प्लेटों के विकास, उनकी प्रकृति, उनकी गति तथा परिणामी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा है, घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेशनों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थिति कहा जाता है। तो दोस्तों ये समस्थिति ही होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो घूमती हुई पृथ्वी है ना, जब पृथ्वी रोटेट करती है तो ऊपर की ओर स्थित जो भाग है और नीचे की ओर जो स्थित बेसिन है उनके बीच यांत्रिक स्थिरता को क्या कहा जाता है? समस्थिति कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और पहला वाला भी इसमें बिल्कुल सही रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कृषि मेघ किससे संबंधित है? तो कृषि मेघ किससे संबंधित है? जैसे प्रतिकूल मौसम की घटनाओं में कृषकों की बीमा सुरक्षा या ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। तो कृषि मेघ के तौर पर पूछा गया है। अगला है, ICT के माध्यम से सिंचाई का विकास, ये बिल्कुल गलत है। तो कृषि मेघ के तौर पर जो संबंधित है दोस्तों वह है ICAR द्वारा ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन है, सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। और दूसरा कहा गया, नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? कथन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। तो सहकारी संघवाद जो है नीति आयोग के अंतर्गत आता है और मार्गदर्शक के तौर पे एक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर हम देखें, नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दृष्टिकोण को लेकर कोई बात नहीं है इसके अंतर्गत, लेकिन जो सहकारी संघवाद नीति है वो आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तौर पे जानी जाती है। तो इस आधार पर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर केवल ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत और तथा एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है। तो 7 रंगों की पहाड़ी और एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा कहाँ स्थित है? जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भूटान या मिस्र। तो दोस्तों ये कहाँ है? ये है अर्जेंटीना में, क्योंकि अर्जेंटीना दोस्तों 7 रंगों की पहाड़ी, एक वलित पर्वत के तौर पर और साथ ही एंडीज पर्वतमाला की श्रृंखला जो है यहाँ पर अर्जेंटीना में ही देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है पूछा गया है। जैसे ए है इक्वल टू मैक्स, ये ब्रैकेट है आपका। दूसरा मिनिमम के बाद फिर ब्रैकेट का यूज करना है।
दूसरा है MIN ब्रैकेट और तीसरा है सम और चौथा है एवरेज। तो MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए जो फंक्शन प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है मैक्सिमम, क्योंकि उच्चतम की बात कही गई है तो मैक्सिमम ब्रैकेट, ठीक है, मैक्सिमम के साथ ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो जो आदि ग्रंथ है या गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन है गुरु हरदेव, गुरु रामदेव, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें चारों ऑप्शंस में से तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों यहाँ पर ग्रंथ साहिब का संकलन करके उससे उनके द्वारा ये पूरा किया गया था। तो किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला प्रश्न है 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है काजान यानी कि रूस, उसके अलावा बाकू ये है अजरबैजान में, और ढाका बांग्लादेश में, या नई दिल्ली भारत में। तो दोस्तों जो 2024 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन जो हुआ था वो रूस में हुआ था, और रूस के कौन से शहर में? काजान में। रूस के काजान में दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कथन एक दोस्तों, इसमें 2018 से पहले 3 श्रेणियां जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मापदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था, यही इसका सही आंसर है दोस्तों। और दूसरा जो इसमें दिया गया है कि वो जो है 2018 में संशोधन में इस प्रथा को छोड़ दिया था एवं निवेश मापदंडों को उत्पादन मापदंड में परिवर्तन कर दिया गया। तो ये रॉन्ग है दोस्तों। लेकिन जो इससे पहले की जो 3 श्रेणियां थी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मानदंड जो है संयंत्र और मशीनरी में निवेश करना ही माना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कथन एक तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कथन एक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों ये कथन और कारक से संबंधित है, जैसे बंगाल विभाजन 1909, पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1915, या लखनऊ पैक्ट 1905, या हिंदू महासभा का गठन 1916। तो ये सब गलत इस समय सुमेलित हैं, तो इनको सही सुमेलित करना है। जैसे अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें दोस्तों, ये हुआ था 1905 में, ठीक है, आपको याद होगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और दूसरा आपका पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग हुई थी वो 1909 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1916 में लखनऊ पैक्ट, और हिंदू महासभा का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1915 में। तो इस आधार पर देखा तो हमारे 4 के 4 ये ऑप्शन आपने सही हमने करेक्शन कर दिए हैं। तो इस आधार पर हमारे ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाता है। बंगाल विभाजन 1905 और पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 और लखनऊ पैक्ट 1916 और हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 25 टॉप क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये हमारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। पसंद आएगी तो वीडियो को तो लाइक करेंगे ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारी क्लास पे लगातार विजिट करते हैं तो हम आपको इसी प्रकार की क्लास 17 तारीख के लिए लगातार अपडेट करते रहने वाले हैं। तो आई होप ये सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ और आपको आगामी एग्जाम्स के लिए शुभकामनाओं सहित मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।